सामने लगा तो आप चाहो ना तो 1 घंटे तक मैं 2 क्वेश्चन ही कराऊंगा। क्या चलेगा? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नीरज, भालेंद्र, सकू, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छे से सोच समझ करके और फिर आंसर देना है। As a nurse, you are monitoring a patient in immediate postpartum period. You are checking TRP and BP every 15 minutes for hours. Which value suggests you that this is in excessive blood loss? कौन सी चीज ऐसी है जो इंडिकेट करती है एक्सेसिव ब्लड लॉस को? ठीक है, कि एज ए नर्स यू आर मॉनिटर, आप मॉनिटर कर रहे हो इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड। ठीक है, इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड, और चेक कर रहे हो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन और पल्स वगैरह, एंड बीपी, यानी वाइटल साइन चेक किया आपने। और वाइटल साइन के अंदर हमने ये देखा कि एवरी 15 मिनट्स फॉर ए हावर्स, यानी 1 घंटे तक, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन की बात करें तो लेबर की कौन सी स्टेज होती है? 4th स्टेज होती है। तो यहां पर हमारा क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होगा ये बताना है अपने को। ठीक है, प्रायोरिटी पे जाना है, और जिसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज पल्स रेट 90 to 102, और and increase respiratory rate 18 to 22, temperature 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 4th ऑप्शन है none of the above। बिल्कुल, अक्षय, मौसम, आदित्य एक ही तरफ जा रहे हैं बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि यहां पर हमने ये किया है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस क्वेश्चन का बहुत अच्छा पैटर्न है पूछने का, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहां पर हमें ये पकड़ना है कि जैसे जो पल्स है, पल्स 90 से बढ़ करके और 102 हो गई है, तो जो पल्स का बढ़ना इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है? पीपीएच को, पोस्टपार्टम हेमरेज को, या ब्लड लॉस को इंडिकेट कर रहा है, ब्लड लॉस को। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि सबसे अर्ली साइन ऑफ ब्लड लॉस, ठीक है, और सबसे अर्ली साइन होता है कि पल्स रेट का बढ़ना और बीपी का घटना, ये सबसे अर्ली साइन होता है ब्लड लॉस का। तो पल्स का बढ़ना 90 से 102 हो गई, तो पल्स रेट बढ़ रही है, तो इंडिकेट कर रहा है पीपीएच का। तो बिल्कुल ए आंसर सही आंसर है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट है
तो 18 से 20 हो रही है, 22 हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर है 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये डिलीवरी के बाद में नॉर्मली ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का बढ़ना और ये इंडिकेट करता है डाययूरेसिस को या फ्लूइड लॉस को इंडिकेट कर रहा है। डिलीवरी के बाद में टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कुछ आवर्स तक टेम्परेचर का बढ़ना इंडिकेट करता है फ्लूइड लॉस का, और अगर 3 दिन के बाद में टेम्परेचर बढ़ता है तो एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है, और एबनॉर्मलिटी किसको इंडिकेट करेगा? इन्फेक्शन को, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है, और नॉर्थ सेट में ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको आना भी चाहिए, ठीक है। कि जैसे पीपीएच है, पोस्टपार्टम हेमरेज है, तो पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे अर्ली साइन क्या होता है? पल्स रेट का बढ़ना और बीपी का घटना, और नंबर ऑफ पैड्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और नंबर ऑफ पैड्स की बात करें तो मदर एवरी 1 आवर से 2 आवर्स में पैड चेंज कर रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सेसिव ब्लड लॉस, ठीक है, कि यानी वो पीपीएच को इंडिकेट कर रही है। तो उससे मालूम कर सकते हैं। सबसे अर्ली ऑब्जर्वेशन के अंदर टेम्परेचर, रेस्पिरेशन और पल्स के बारे में और बीपी के बारे में दे रखा है, तो ये ध्यान रखना कि ये चेंजेज आता है तो ये क्या है? नॉर्मल है। अगर आपको सारी थ्योरी क्लियर है तो ही आंसर सही जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, सभी बच्चों को आना चाहिए और अच्छे से सोच समझ करके आंसर देना है। जैसे आपके सामने है क्वेश्चंस, which statement among the following is true as far as maturation of Graafian follicles is concerned? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? ठीक है, मेचुरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स को मेचुरेशन के लिए कंसर्न, कि मेच्योर जो ग्राफियन फॉलिकल्स है मेसोसाइकिल के अंदर, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, इसके बारे में पूछ रहा है कि मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स किसकी वजह से बनता है, हु इज रेस्पॉन्सिबल। पहला क्वेश्चन है मेचुरेशन इन्फ्लुएंस बाय द एफएसएच एंड एलएच, कि मेचुरेशन इन्फ्लुएंस से होगा, किसके इन्फ्लुएंस से होगा? किसके इन्फ्लुएंस से होगा? एफएसएच एंड एलएच से। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मेचुरेशन ओनली इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, कि मेचुरेशन इज ओनली इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, ठीक है, और मेचुरेशन इज ओनली इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। अगर सारी थ्योरी क्लियर है तो बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर निकल जाएगा बिल्कुल। कल्पना यादव, कोटपुतली, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्पीड से समझ करके आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरी, यूट्राइन एक्सेस की, ये एक्सेस सबको पता होना चाहिए। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरी, यूट्राइन जो एक्सेस होता है, इसकी बात करें हम तो हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच रिलीज करती है। एफएसएच और एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं। काम कहाँ करेगी? ओवेरीज के ऊपर, और ओवेरी पे क्या काम करते हैं ये बताना है आपको, ठीक है, अच्छे से सोच समझ करके बताना है। अभी तक तो आंसर नहीं आया, इतना अटपटा क्वेश्चन भी नहीं है कि आप आंसर ना दे पाओ, ठीक है। क्वेश्चन से विच स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? मेचुरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स को मेचुरेशन के लिए, मेचुरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एफएसएच एंड एलएच, ठीक है, मेचुरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एफएसएच और या मेचुरेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय एलएच, या मेचुरेशन इन द इन्फ्लुएंस बाय द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। स्पीड से करना है। आंसर बी आंसर की तरफ आ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल बी आंसर, सभी को आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। आंसर अच्छे से सोच समझ करके देना है। अगर आपने सोचा है, समझा है तो सही जाएगा, नहीं तो गलत जाएगा।
जैसे बच्चों का बी की तरफ जा रहा है तो मैच्योरेशन इज ओनली इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं मैच्योरेशन इज इन्फ्लुएंस ऑफ द एफएसएच, ओनली इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, ठीक है। और ये 99% बच्चे इसी को बोलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन से का आंसर ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा कि इन्फ्लुएंस ओनली एफएसएच का रहता है, ठीक है। बिल्कुल बी की तरफ गए हैं सभी बच्चे, तो बी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की, हमने आपको ये बताया है कि एफएसएच और एलएच किसके हार्मोन्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, और काम कहाँ करते हैं, ओवेरी के ऊपर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, एक बेसिक चीज है कि जहां पर आपको ये कहा जाए कि एफएसएच है, एफएसएच का नाम ले तो इसका मतलब है एफएसएच के साथ में क्या है, एलएच है। एफएसएच है तो इसके साथ में क्या है, एलएच है। और इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ नहीं बोला गया, आपको ये कहा गया कि एफएसएच है, तो इसका मतलब एफएसएच है और उसके साथ में एलएच कम मात्रा में है, एफएसएच ज्यादा है इसलिए उसको ज्यादा का नाम लिया है। एलएच का मतलब एलएच है और एलएच क्या है, ज्यादा मात्रा के अंदर है, लेकिन एफएसएच क्या है, कम है। तो इनका अगर ग्राफ भी देखा होगा आप बच्चों ने, कि हमने पढ़ा भी है कि जो ग्राफ आता है हमेशा इस तरीके से ग्राफ आता है, एफएसएच और एलएच कम होता है, ठीक है, फिर एफएसएच कम हो जाता है, एलएच बढ़ जाता है, इसको हमने बोला एलएच सर्ज, और एलएच सर्ज के बाद में एलएच बढ़ जाता है और एफएसएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ एलएच सर्ज की वजह से क्या होता है, ओवुलेशन होता है। और यहाँ पर हम बात करें एलएच सर्ज कब होता है, ओवुलेशन कब होता है, यदि साइकिल का ड्यूरेशन 28 दिन का है तो ओवुलेशन कब हुआ, 14वें दिन। और ओवुलेशन से जस्ट 24 आवर्स बिफोर क्या होता है, एलएच सर्ज होता है, और एलएच सर्ज की वजह से ओवुलेशन हुआ। और ओवुलेशन का कारण, एलएच सर्ज का कारण कौन होता है, ईस्ट्रोजन होता है, और ईस्ट्रोजन जब मैक्सिमम हो जाता है तो ये एफएसएच को सप्रेस करवाता है, एफएसएच कम होता है, एलएच बढ़ता है, तो एलएच सर्ज कहलाता है, ठीक है। अब बाकी बच्चे ए और डी की तरफ जा रहे हैं, तो मैच्योरेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहां देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहां से उठाओ इस चीज को, और ये बात कर रहे हैं ये फेज 0 से लेकर के या 5 से लेकर के 14 दिन और 15 से लेकर 28 दिन, तो 5 से जो 14 दिन तक कौन सी फेज होती है, फोलिकुलर फेज होती है, और ये फेज होती है ल्यूटियल फेज होती है। तो इसमें एफएसएच काम करता है, इसमें एलएच काम करता है। अब मैंने कहा एफएसएच काम करता है, एलएच काम करता है, तो मैंने एफएसएच का नाम लिया, तो इसका मतलब एफएसएच ज्यादा होता है, एलएच कम होता है, इसलिए उसका नाम नहीं लिया। एलएच का नाम लिया तो इसका मतलब एलएच ज्यादा होता है, एफएसएच कम होता है, इसलिए उसका नाम ही नहीं लिया, जो ज्यादा है उसका नाम ले दिया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने पढ़ा फोलिकुलर फेज, ओवेरी में दो फेज होती हैं, ठीक है, फोलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। अब फोलिकुलर फेज में कौन काम करता है, एफएसएच, और ल्यूटियल फेज में कौन काम करता है, एलएच काम करता है। अब एफएसएच और एलएच काम करते हैं, हमने ये कहा है, लेकिन यहाँ नीचे वाले ऑप्शनों की तरफ जाओ, यहाँ एफएसएच ज्यादा है, एलएच कम है, यहाँ पर एलएच ज्यादा है, एफएसएच कम है, तो जिसका ज्यादा होता है उसी का नाम लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल्स कौन बनाता है, बोथ एफएसएच एंड एलएच, इन्फ्लुएंस दोनों का होता है मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल्स। अगर दोनों ना हो ना तो एलएच सर्ज कैसे होगा, एलएच सर्ज की वजह से मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल से क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा। इसलिए हर एक बच्चे के क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, कि यहाँ पर जो ट्रू स्टेटमेंट है वो क्या स्टेटमेंट है कि मैच्योरेशन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द बोथ एफएसएच एंड एलएच, इसका मतलब है एफएसएच ज्यादा है, एलएच है लेकिन कम है। ये देखो, ये एफएसएच है ज्यादा है और एलएच क्या है, कम है। अगर
हम आगे की बात करें यहां पर तो हम LH और FSH बोलेंगे यहां पर, ठीक है। ल्यूटियल फेज के अंदर कौन काम करता है, ल्यूटियल फेज में कौन काम करता है, ल्यूटियल फेज में LH काम करता है और FSH काम करता है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे प्रेगनेंसी मेंटेन कौन करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन करता है, तो हम ईस्ट्रोजन नहीं बोल के प्रोजेस्टेरोन बोले तो चल जाएगा, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है, ईस्ट्रोजन होता है कम होता है, ठीक है। अब हम बात करें कि मेस्ट्रुअल साइकिल को इंटरप्ले कौन करता है, तो हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसका मतलब ईस्ट्रोजन ज्यादा है प्रोजेस्टेरोन कम है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेस्ट्रुअल साइकिल को इंटरप्ले ईस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरोन ना बोले तो भी चल जाता है, ठीक है। सेम थिंग ये हमें समझ में आना चाहिए कि ईस्ट्रोजन है तो साथ में प्रोजेस्टेरोन है, लेकिन ईस्ट्रोजन ज्यादा है प्रोजेस्टेरोन कम है, ठीक है। अब हमने प्रेगनेंसी की बात की, तो प्रेगनेंसी के अंदर प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। क्या ईस्ट्रोजन नहीं होता है, क्या होता है, लेकिन ईस्ट्रोजन क्या होता है, कम होता है, तो हमने उसको बोला नहीं, इन प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन बोल दिया। ये बेसिक चीज है, ठीक है। और एग्जामिनर ने बेसिक पे उठा के नोट सेट में क्वेश्चन टिकाया हुआ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और हम माइंड के अंदर ये रहता है कि केवल इन्फ्लुएंस ऑफ FSH केवल FSH के इन्फ्लुएंस से बनता है। अगर FSH के इन्फ्लुएंस से बनता है तो LH क्यों लिखा है यहाँ पर, LH कम होता है, इसलिए हमने उसको बोल दिया FSH, बोथ FSH एंड LH, यानी FSH ज्यादा है LH कम है, यानी ये होता है। और यहाँ पर मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स बन जाता है और फिर LH बढ़ता है, FSH कम होता है और LH सर्ज होता है, ठीक है। और LH सर्ज होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ओवुलेशन होता है, क्लियर। अब वो अलग कंडीशंस है कि ईस्ट्रोजन कौन बनाता है, तो ईस्ट्रोजन किसके द्वारा बनता है, फॉलिकल्स के द्वारा बनता है, ठीक है। फॉलिकल्स को कौन बनाता है, FSH और LH, नॉट ओनली FSH एंड LH बोलना पड़ेगा आपको, ये वर्ड्स को समझो कि बोथ FSH एंड LH, इसका मतलब FSH ज्यादा है LH कम है। अब यहां पर ये कहता मैच्योरेशन ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ FSH अकेले का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, और यहाँ पर मैच्योरेशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द LH का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि LH क्या बनाता है, LH सर्ज ने क्या कर दिया, ओवुलेशन कर दिया, फिर LH ने क्या बनाया, कार्पस लुटियम, और ये कार्पस लुटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें और बात की, जैसे LH हार्मोन्स ने FSH ने क्या बनाया, FSH और LH की बात करें तो अपन यूं बोल सकते हैं FSH एंड LH ये कम है, LH एंड FSH यानी FSH कम है। अब LH और FSH की बात करें तो ये क्या बना दिया, FSH एंड LH ने फॉलिकल्स बना दिया, और ये फॉलिकल्स कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स तो बनेगा, लेकिन हार्मोन्स कौन सा रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन किसके द्वारा बनता है, फॉलिकल्स के द्वारा। LH FSH क्या बनाएगा, कार्पस ल्यूटियम, क्या बनाएगा, कार्पस ल्यूटियम, और ये कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन्स रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है। तो यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके हार्मोन्स हैं, ओवेरी के हार्मोन्स हैं, और काम कहाँ करते हैं, काम कहाँ करते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवेरी के हार्मोन्स हैं, लेकिन काम कहाँ करते हैं, यूट्रस के ऊपर, ठीक है। FSH किसके हार्मोन्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब ये मैं दो चीज और बता देता हूं आपको कि आगे आने वाला क्वेश्चन गलत ना हो। ईस्ट्रोजन का काम होता है नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना, यानी एंडोमेट्रियम को या कोई भी सेल्स होती है तो बढ़ाती है, और मेन अगर बात करें तो मेसोन साइकिल के अंदर बेसल लेयर के ऊपर काम करता है और वहां पर एंडोमेट्रियम को बढ़ाता है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाने का काम होता है ईस्ट्रोजन का, और वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ाना ये काम होता है प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। मेन ये काम होता है, ठीक है। ध्यान रखना इन दोनों काम का। बिल्कुल बनवारी, गुड इवनिंग सुनीता, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चंस को समझ करके फिर आंसर देना है। आपको लग रहा है कहीं पर भी डाउट लग रहा है तो तुरंत पूछ लेना, हाँ सर ये नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी टॉपिक तो काफी बड़ा है, लेकिन अब मैंने शॉर्ट में समझा है, आपकी पूरी थ्योरी एक साथ क्लियर हो जाती है। अगर आपको आता है तो सही आंसर जाएगा। Cord clamping is delay by 1 to 3 minutes in neonate because कारण बताना है हमें, 1 से 3 मिनट हम डिले करते हैं। क्यों करते हैं डिले? प्रिवेंट एनीमिया इन मदर, मदर को एनीमिया से बचाने के लिए। या प्लेसेंटा सेवरेट
इजीली सेपरेट हो जाए, या प्रिवेंट जॉइंडिस इन न्यूनेट, या न्यूनेट गेट कोड ब्लड। ठीक है, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चंस है। बिल्कुल बनमारी धवन, एंडोक्राइन, एंडोमेट्रियम ग्रोथ, एस्ट्रोजन, बिल्कुल ठीक है। कि हम जो कोड क्लैंप करते हैं, कोड क्लैंप करते हैं, तो कोड क्लैंप डिले करते हैं। ठीक है, तो डिले करते हैं, तो डिले क्यों करते हैं उसके बारे में है। जैसे अम्लाइकल कोड है, अम्लाइकल कोड के अंदर अम्लाइकल कोड के अंदर एक वेन होती है और 2 आर्टरीज होती हैं। ठीक है, अब ये जैसे फीटस में पहुंच गया और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाता है। अब यहां पर हम कोड क्लैंप की बात कर रहे हैं। कोड क्लैंप तो फर्स्ट है प्रिवेंट करना एनीमिया से, सेकंड है प्लेसेंटा सेपरेट इजी वे में हो जाए, थर्ड कह रहा है प्रिवेंट जॉइंडिस इन न्यूनेट, न्यूनेट को जॉइंडिस से बचाने के लिए, या न्यूनेट गेट कोड ब्लड। ठीक है, बिल्कुल अम्लाइकल कोड को बनवारी फ्यूनिस बोलते हैं। नो स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी गुड। ये टिप्स पे होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। मिस्टर शुभम डिलीवरी के दौरान बच्चा मदर को 100 ml ब्लड देकर जाता है। शुभम जो डिलीवरी के दौरान जो बच्चा दे के जाता है, बच्चा दे के नहीं जाता है। ध्यान रखना कि ये जो ब्लड होता है, ये वाला स्पेस, और ये होता है इंटरवीलस स्पेस, और इंटरवीलस स्पेस में 150 ml भरा होता है, और वो होता है मैटरनल ब्लड। और मैटरनल ब्लड मदर के पास में रहता है, नहीं तो मदर को देता है और नहीं मदर से लेता है। ध्यान रखना, ठीक है। मैटरनल और फीटस का ब्लड कभी भी कांटेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, लॉक कर दें डी को, बिल्कुल सर डी को लॉक कर दिया जाए मिस्टर शुभम। लेकिन आपने कहा 100 ml है, तो 100 ml की बात करें कि 100 दे के नहीं जाता, नहीं लेके जाता है। ठीक है, नहीं दे के जाता, नहीं लेके जाता, ये अपना खुद का ब्लड है, खुद ही लेके आ जाता है। ठीक है, तो यहां से हमें ध्यान रखना है। रही बात आपने 100 ml की, तो 100 ml की बात करें अपन, तो ये 150 ml होता है जो इंटरविलस स्पेस में होता है, और वो प्लेसेंटा में भरा रहता है। तो जैसे हमने कही थी कि जो प्लेसेंटल साइंस होता है, यानी सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो फ्रेश ब्लड बाहर आता है। वो फ्रेश ब्लड को हम स्पोर्ट ऑफ ब्लड बोलते हैं, गस ब्लड बोलते हैं, और वो जो ml ब्लड होता है वो मदर का खुद का होता है। और कितना होता है? 150 ml होता है, जो प्लेसेंटा बाहर आता है उसके साथ में बाहर आ जाता है। ठीक है, कि ना कि प्लेसेंटा देता और न कि फीटस देता है। बिल्कुल आदित्य, शुभम जी डी की तरफ, डी की तरफ, प्रिया, सोहिल बनवारी, शुभम डी आंसर बिल्कुल। न्यूनेट गेट कोड ब्लड, है ना, कि यहां पर एनीमिया से बचना या इजी वे में सेपरेट होना या जॉन्डिस से बचने का कोई तरीका नहीं होता। 1 से 3 मिनट हम डिले करते हैं, कोड क्लैम्प में डिले करते हैं। ठीक है, और कोड क्लैम्प में भी अगर हम बात करें कि जो इसका जो कोड होती है, तो पहले क्या होता है, अम्लाइकल आर्टरी क्लोज होती है, ये क्लोज हो गई। ठीक है, और अब आपसे पूछा जाए, पहले आर्टरी क्लोज होती है और फिर उसके बाद में वेन ये क्लोज होती है। ठीक है, अम्लाइकल कोड के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस है कि पहले अम्लाइकल आर्टरी क्लोज होती है, मतलब फीटस का ब्लड जाना बंद हो पहले तो। क्लियर, जाना बंद हुआ यानी आर्टरी क्लोज हो गई, और फिर कुछ देर के अंदर जो गया हुआ ब्लड है ये वापस आ जाए इधर, यानी फिर उसके बाद में वेन बंद होती है। क्लियर, तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अच्छे से समझना कि आर्टरी क्लोज होती है, तो उसको पहले आर्टरी क्लोज होती है, जस्ट बाद में वेन क्लोज होती है। तो आर्टरी क्लोज होती है उसको बोलते हैं मीडियल लिगामेंट। ठीक है, मीडियम लिगामेंटम बोलते हैं। और वेन बंद होती है
तो राउंड लिगामेंटम बोलते हैं, या लिगामेंटम ऑफ टेरा बोलते हैं। ठीक है, यानी वेन बंद हो गई। ठीक है, तो इसलिए हम 1 से 3 मिनट का टाइम लेते हैं कि यहां पर जो फीटस का ब्लड जाना बंद हो और गया हुआ ब्लड वापस आ जाए, क्योंकि फीटस का ब्लड और मैटरनल ब्लड कभी भी कांटेक्ट में नहीं आता। और फीटस के अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है? लीवर के अंदर होता है, डक्टस विनोसिस, या हिपेटिक वेन बोल सकते हो आप, हिपेटिक वेन। ठीक है, पोर्टल वेन, हिपेटिक वेन के अंदर, लीवर के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। कभी भी हम बात करें अपन, जैसे हम एडल्ट हैं और एडल्ट के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है लॉन्ग बोन के अंदर या रेड बोन मेरो के अंदर, लॉन्ग बोन के अंदर भी रेड बोन मेरो में होता है, लेकिन फीटस के अंदर बोन का फॉर्मेशन नहीं होता अभी। और उस कंडीशंस में ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर, और लीवर में कौन करता है? हिपेटिक वेन या पोर्टल वेन। ठीक है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि कुछ टाइम का हम रिलैक्स लेते हैं, कुछ दौरान 1 से 3 मिनट लेने का उद्देश्य है ताकि फीटस अपना ब्लड वापस कलेक्ट कर ले। ठीक है, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स स्टडीज इन द कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज डन। ठीक है, कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स स्टडीज करते हैं कार्सिनोमा और ब्रेस्ट इज डन ऑन। उसमें क्या करते हैं? ब्लड से, यूरिन से, ट्यूमर टिश्यू से या ओवेरी से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना है, नहीं बढ़ाना है इसको। बिल्कुल अगर आपको एक एक चीज क्लियर है तो आप सही आंसर दोगे, गलती की कोई चांस नहीं है। ऐसे समझो, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की बात करें, ईस्ट्रोजन जो रिसेप्टर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। ठीक है, आंसर देना है स्पीड से सभी बच्चों को। और यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये जो कैंसर सेल है उसके लिए, कैंसर सेल को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कैंसर सेल्स के लिए। और अब ये अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो कैंसर सेल डिटेक्ट हो जाती है, और अगर नेगेटिव है तो कैंसर सेल डिटेक्ट नहीं होती है। सिंपल सी बात है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये क्या है। बिल्कुल शुभम, सबसे लास्ट में कौन सा क्लोज होता है आफ्टर बर्थ सर? ठीक है, अम्लाइकल कोड की बात करें अपन तो इसमें काफी डिटेल है। शुभम, हाँ, नेक्स्ट पहले वाला क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान दो कि पहले आर्टरी क्लोज होती है, फिर उसके बाद में वेन क्लोज होती है। ठीक है, पहले आर्टरी फिर उसके बाद में वेन। जस्ट आफ्टर आर्टरी क्यों क्लोज होती है? कि जो फीटस का ब्लड लेके जाती है, वेन क्या करती है? वेन क्या करती है कि प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके फीटस में जाती है, और आर्टरी क्या करती है? फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां जाती है? प्लेसेंटा में। तो पहले प्लेसेंटा में जाना रुके, यानी आर्टरी बंद हो गई, और फिर गया हुआ ब्लड यानी वेन से जो गया हुआ है वो वापस आ जाए, यानी फिर उसके बाद में वेन बंद होती है। क्लियर है? अब आप यहां पर आंसर आ रहा है, बिल्कुल सी की तरफ जा रहे हैं सभी बच्चे। जी आंसर सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल। अब ये बताना है हमें कि जैसे ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन का काम है नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना, और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है, प्रोजेस्टेरोन का काम होता है ब्लड सप्लाई। जैसे सिंपल सी बात है कि कोई भी कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ओवेरियन कैंसर, ये अमूमन जो कैंसर डेवलप होते हैं फीमेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये होते ही फीमेल के अंदर है, ठीक है, लेकिन हम फीमेल्स के अंदर जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर मेल में भी हो सकता है होने में, तो लेकिन मेल में नहीं होता, फीमेल में चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। कारण क्या है? ईस्ट्रोजन। जैसे सिंपल सी बात है
कि जैसे ओवेरी है, ओवेरियन कैंसर डेवलप हुआ तो ओवेरियन कैंसर जैसे 3 किलो की गांठ बन गई, 5 किलो की गांठ बन गई, ठीक है, ओवेरी। तो ओवेरी के अंदर ओवेरी का लार्ज होना कारण क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, यानी ईस्ट्रोजन क्या करता है वहां पे नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा देता है, यानी ओवेरी की साइज बढ़ गई और उसमें ब्लड सप्लाई प्रोजेस्टेरोन करता है तो ट्यूमर का रूप ले लेता है और धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ चला जाता है, स्पीड से बढ़ जाता है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जिम्मेदार होते हैं उसके लिए, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, तो इसके लिए ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की स्टडी करते हैं, तो ट्यूमर टिश्यू के लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्यूमर के लिए करते हैं, ठीक है। ट्यूमर के टिश्यू लेते हैं, ट्यूमर के टिश्यू लेते हैं और उन टिश्यू के अंदर अपन ये देखते हैं कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं, पॉजिटिव हैं, तो उस कंडीशंस में एंटी ईस्ट्रोजन देते हैं, ठीक है, एंटी ईस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं। एंटी ईस्ट्रोजन थेरेपी देने का मतलब ईस्ट्रोजन ने वहां पर नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा दिया, अब आपको एंटी ईस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं, मतलब एंडोक्राइन के अंदर, जो एंडोक्राइन के अंदर, ठीक है, हार्मोन्स को मेंटेन करवाया जाता है, ईस्ट्रोजन के लेवल को कम करवाया जाता है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, वॉइस सही क्यों नहीं आ रही है बीच बीच में, वॉइस सही है बिल्कुल शुभम, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है? ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स अगर पॉजिटिव होते हैं तो इस कंडीशंस में एंटी ईस्ट्रोजन दिया जाता है, एंडोक्राइन थेरेपी दी जाती है ताकि उससे क्या हो जाए, वो मेंटेन हो जाए, क्लियर। तो यानी जो कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट या यूट्राइन ट्यूमर, ओवेरियन सिस्ट, सर्वाइकल ट्यूमर, फीमेल्स के अंदर होने का कारण क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अल्फा फीटो प्रोटीन इज रेज्ड इन AFP, कैल्शियम प्रोस्टेट, SCG, कैल्शियम लंग्स, CA, कैल्शियम कोलन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, हर एक बच्चे को आना चाहिए। अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन, या जैसे अगर हम बात करें, एक ट्रिपल टेस्ट होता है जिसके अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकंजुगेटेड एस्ट्रोट्रायोल्स और SCG, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें लो लेवल और हाई लेवल, लो लेवल और लो लेवल। अब जैसे ट्रिपल टेस्ट सभी ने पढ़ा होगा, ट्रिपल टेस्ट बी की तरफ जा रहे हैं बच्चे, SCC नहीं है, SCG है। ट्रिपल टेस्ट या अल्फा फीटोप्रोटीन, इसमें भी हमने ये देखा था कि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल लो है, तो इस कंडीशंस में डाउन सिंड्रोम होता है और इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। यानी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट के अंदर तीनों होते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन, UE3 और SCG, ठीक है। तो यहां पर देखना SCG का लेवल हाई है, डाउन सिंड्रोम, SCG का लेवल लो है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल लो है, डाउन सिंड्रोम, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल हाई है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आते हैं और यहां पर बढ़ा हुआ है, अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस रेज्ड है तो किसको करेंगे, SCG को, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेचुरल फैमिली प्लानिंग।
नेचुरल फैमिली प्लानिंग, having sexual intercourse in respective of any period। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नो हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एनी टाइम, और हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, और नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द पार्टिकुलर डे व्हेन वुमेन इज फर्टाइल। ठीक है, 4 ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से समझ के समझा है तो आंसर क्लिक बाहर हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा आंसर। अच्छे से समझ करके फिर आंसर देना है, क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि नेचुरल फैमिली प्लानिंग, अलग अलग तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये SIC में पूछा है, नॉरसेट ने पूछा है, ठीक है, और पूछे हुए क्वेश्चन एग्जामिनर आपके IQ लेवल चेक करता है और पूछेगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, कि नेचुरल फैमिली प्लानिंग, नेचुरल फैमिली प्लानिंग हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इन रेस्पेक्टिव इन रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पीरियड। दूसरा ऑप्शन कह रहा है नो हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी टाइम, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, और not having sexual intercourse on the particular day when woman is fertile। बिल्कुल डी आंसर। सभी बच्चों को सबसे पहले क्लास को लाइक करना है, लाइक और शेयर जरूर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस लगे और तो आपको लाइक जरूर करना है और शेयर भी करना है, ठीक है, और नहीं लगे तो नहीं भी कर सकते। BOD के अंदर BOD डी आंसर साहिल 100%। बिल्कुल देखो, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे पूछा गया हुआ है, इसको हम यूं बोल सकते हैं कैलेंडर मेथड, इस नाम से पूछा हुआ है कैलेंडर मेथड। दूसरा रायथम पीरियड के नाम से पूछा गया है। तीसरा सेफ पीरियड, सेफ पीरियड जहां पर फर्टिलाइज होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो ये सारी एक ही बात होती है, सेफ पीरियड, ठीक है, रायथम पीरियड और कैलेंडर मेथड। तो इन तीनों चीजों की बात करें हम कि नेचुरल तरीके से, नेचुरल फैमिली प्लानिंग की बात करें तो हम जाते हैं रायथम पीरियड, कैलेंडर मेथड या सेफ पीरियड पे। अब ये हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इन रेस्पेक्टिव एनी पीरियड, तो एनी पीरियड के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो मदर क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी यहां पर, और यहां प्रेग्नेंट हो जाएगी तो वो तो फैमिली प्लानिंग कहां हुआ, तो प्रेगनेंसी हो गई। ठीक है, दूसरा है नो हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी टाइम, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कभी हो ही नहीं, किसी भी टाइम ना हो, तो ये नेचुरल फैमिली प्लानिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी गलत चला गया। हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर आ गया। ठीक है, तो यानी नेचुरल नहीं हुआ ये तो। और यहां बात कर रहे हैं अपन नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द पार्टिकुलर डे व्हेन वुमेन इज फर्टिलाइज, तो फर्टाइल हो उस टाइम में सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो तो वो क्या कहलाता है, सेफ पीरियड कहलाता है, वो क्या कहलाता है, रायथम पीरियड कहलाता है, वो क्या कहलाता है, कैलेंडर मेथड कहलाता है। तो होता क्या है वो देखो, सेफ पीरियड या रायथम पीरियड और कैलेंडर मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये साइकिल का ड्यूरेशन है, और साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, 28 दिन का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, ये साइकिल का ड्यूरेशन है। अब यहां हम बात करें कि ओवम रिलीज कब होगा। ओवम रिलीज होता है 14वीं डे। अगर साइकिल का ड्यूरेशन 28 दिन का है, ओवुलेशन कब होता है 14वीं डेज। ठीक है, तो यहां हम 28 दिन का मान के चल रहे हैं और यहां ओवुलेशन कब हो गया 14वीं डेज। अब ये 14वीं डे अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहां फर्टिलाइजेशन के फर्टाइल होगा ही होगा 14वीं डेज। अब यहां पर फर्टाइल के चांस क्या है, फर्टिलिटी के चांस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पर 13वां दिन 12वां दिन यानी यहां पर मोर रिस्क है, यहां पर धीरे धीरे लेस रिस्क, तो यानी लेस रिस्क टू मोर रिस्क की तरफ जा रहे हैं। और यहां रिस्क है 11, 12, 13, 14। फिर यहां पर मोर रिस्क है, यहां रिस्क है मोर रिस्क, और यहां पर लेस रिस्क, मोर रिस्क से लेस रिस्क की तरफ आ गए। और ये कौन सा टाइम होता है, ये होता है सेफ पीरियड। ये सेफ पीरियड होता है और ये सेफ पीरियड होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स यहां पर होता है। तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस पार्टिकुलर डेज होते हैं, इन डेज के अंदर फर्टिलाइजेशन के कोई चांस नहीं होते हैं। सिंपल भाषा में याद करने का तरीका है कि यदि ब्लीडिंग फेज के स्टार्टिंग के 7 डेज और लास्ट के 7 डेज क्या होते हैं, सेफ होते हैं। यदि साइकिल का ड्यूरेशन 28 दिन का है तो फर्स्ट 7 डेज सेफ होते हैं। 7 डेज के बाद में 8 डे, 9 डे, 10 डेज ये लेस रिस्क है, लेकिन हम कहां जा रहे हैं, 14 की तरफ जा रहे हैं, यानी लेस रिस्क टू मोर रिस्क की तरफ जा रहे हैं। और यहां फर्टिलाइजेशन तो होगा ही होगा। यहां अगर 14वें डेज ओवुलेशन हो गया तो ओवम होता है वो 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहता है, और स्पर्म होता है जो 48 से 72 घंटे तक जिंदा रहता है। और यदि यहाँ ओवम रिलीज हुआ या 15वें डेज ओवम रिलीज हुआ तो 16वें दिन तक रहेगा जिंदा। और यहाँ पर अगर कोपुलेशन हुआ तो स्पर्म हुआ तो 48 से 72 घंटे तक जिंदा रहेगा। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें यह पता है कि यहां पर फिर मोर रिस्क से लेस रिस्क की तरफ और लेस रिस्क से सेफ पीरियड की तरफ, यानी ब्लीडिंग फेज के 28 दिन की साइकिल के अंदर स्टार्टिंग के 7 डेज सेफ होते हैं और एंड के 7 डेज सेफ होते हैं, ये वाले दिन। ठीक है, किसी को भी गड़बड़ नहीं करनी है। 22 से लेकर 28 दिन तक सेफ हैं और स्टार्टिंग के 7 डेज सेफ हैं। फिर ये लेस रिस्क टू मोर रिस्क टू लेस रिस्क, और ये सेफ पीरियड, इसको हम बोलते हैं कैलेंडर मेथड, रायथम पीरियड और सेफ पीरियड। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू शुभम। क्लास अच्छी है सर, ऑलवेज 0 से ही शुरुआत होती है। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चंस के ऊपर हमें ध्यान इस तरीके से रखना है, क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, और हमें सिर्फ इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहने हैं कि क्वेश्चंस गलत ना हो। अच्छे से पहले समझने की कोशिश करें और समझने के बाद में थ्योरी के ऊपर जाएं, और थ्योरी को इस तरीके से समझ के थ्योरी में से आपको आंसर निकाल के लाना है कि ये पूछ क्या रहा है। थोड़ा सा गैप देना है माइंड के अंदर, समझने की कोशिश करना है। पहले क्वेश्चन को समझो, फिर ऑप्शन की तरफ आओ। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से अलर्ट होकर समझेंगे, उसको माइंड में लेंगे, तो आराम से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता, गड़बड़ इसलिए हो जाती है कि हम अपना कॉन्फिडेंस खो जाते हैं या स्पीड के अंदर हम क्वेश्चंस को माइंड में नहीं लेते। तो हमें ध्यान रखना है इन चीजों का और इनसे बचना है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। ज्यादा पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है कि हम रात दिन पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका है, जो भी पढ़ो समझदारी के साथ पढ़ो। ठीक है, हर एक चीज क्लियर होती जाए, इस तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग, एंड
uterine souffle are classified as which of the following? Which of the following? एक वर्ड नहीं, एग्जामिनर ने आपको 2 वर्ड देके कि सॉफ्ले किसको बोलते हैं, यूट्राइन सॉफ्ले किसको बोलते हैं? सॉफ्ले किसको बोलते हैं? बिल्कुल शुभम, ऑनकोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इनमें कंफ्यूज है, ये भी समझा देंगे, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन यहां पढ़ेंगे, अलग नहीं, ठीक है। यहां पर जो क्वेश्चंस हैं, हाँ इस तरीके से आपको समझा देंगे, लेकिन जैसे बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए पहले इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर फोकस करो और कोशिश करो कि अच्छे से रैशनल के साथ में आंसर दो, ठीक है। अच्छे से समझोगे आंसर सही जाएगा। यूट्राइन सॉफ्ले किसको बोलते हैं? प्रिया जोशी डी आंसर, आदित्य डी आंसर, साहिल डी आंसर, प्रीसिम्पटम्स क्विकनिंग प्रोबेबल, वेरी गुड, पॉजिटिव यूएसजीए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहां पर हमें ये देखना है यूट्राइन सॉफ्ले इसको बोलते हैं, यूट्रस के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, उसको सॉफ्ले बोलते हैं, यूट्राइन सॉफ्ले, सूफ्ले, ठीक है। और यहां पर यूट्रस में ब्लड का ज्यादा होना, ठीक है, और ज्यादा होना मतलब अपन यूं बोल सकते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है यहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, और प्रोजेस्टेरोन की ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से इंटरविलस स्पेस में 150 ml ब्लड भरा होता है और 500 से 600 ml पर मिनट सप्लाई होती है। तो यहाँ पर जो यूट्राइन आर्टरी का जो पावर होता है, और यूट्राइन आर्टरी जो यहाँ पर ब्लड सप्लाई करती है, तो उसको यूट्राइन सॉफ्ले बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। यूट्राइन सॉफ्ले, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड चैडविक साइन, गुडल साइन, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग, सर्विक्स सॉफ्ट हो गई तो किसको बोलते हैं हम? गुडल साइन, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर कैसी हो जाती है? सॉफ्ट, लिप्स ऑफ माउथ, और नॉन प्रेगनेंसी में टिप्स ऑफ नोज की तरह होती है सर्विक्स। तो सर्विक्स सॉफ्टनिंग है, गुडल साइन, हैगर साइन, चैडविक साइन, जितने भी साइंस हैं ये किस में आएंगे? प्रोबेबल साइन। तो बिल्कुल सभी बच्चों ने ये कहा है कि सर ये प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी है, तो बिल्कुल सही आंसर है सर्वाइकल सॉफ्टनिंग, ये प्रोबेबल साइन होता है। और पॉजिटिव साइन की बात करें तो पॉजिटिव में हमेशा याद रखना कि 4 चीजें आपके सामने आनी चाहिए: अस्कल्टेशन, पाल्पिटेशन, सोनोग्राफी और रेडियोग्राफी, ठीक है। ये 4 चीज किस में आ जाती हैं? पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। प्री सिम्टम्स, प्रोबेबल और पॉजिटिव। प्री सिम्टम साइन वो होते हैं कि लाइकली ट्रू बट नॉट सर्टेन, ट्रू लगते हैं लेकिन नॉट सर्टेन, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन हुआ, ठीक है, क्यूकनिंग वगैरह, ये इसी में आएंगे। और प्रोबेबल के अंदर इससे और मतलब मे भी ऐसा हो सकता है और पॉजिटिव की तरफ है, जैसे मान लो चैडविक साइन, गुडल साइन, हैगर साइन, ब्रैक्सटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एससीजी, ये सारे के सारे किस में आ गए? प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। और पॉजिटिव के अंदर हमारे सामने ये 4 आते हैं: अस्कल्टेशन, पाल्पिटेशन, सोनोग्राफी और रेडियोग्राफी, ठीक है। ये चारों चीज क्लियर होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी पूरी थ्योरी को कैलकुलेशन निकल कर सामने आ जाता है कि आपको कितना याद है और हम आंसर कैसे दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, अच्छे सोच समझ के बोलना है ना, जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फीटल हार्ट साउंड, यूएसजी, रेडियो, बिल्कुल ट्रू, सोनोग्राफी पॉजिटिव साइन या कंफर्म साइन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व कोलेज्मा, ठीक है। कोलेज्मा कहां ऑब्जर्व, कहां कोलेज्मा ऑब्जर्व रहेगा,
इसको हम प्रेगनेंसी मास्क के नाम से जाना जाता है, कोलेजमा को। कोलेजमा कहां नजर आएगा? एब्डोमेन पे आएगा, ब्रेस्ट पे आएगा, या थाइज पे आएगा, चेस्ट पे आएगा, नेक पे आएगा, आर्म पे आएगा, लेग पे आएगा, या ब्रेस्ट पे आएगा, एरियोला पे आएगा, निपल पे आएगा, या चिक पे आएगा, फोरहेड पे आएगा, नोज पे आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल और सटीक आंसर देना है, कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर देना है। बिल्कुल, क्या बात है, डी की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल, ये होता है कॉन्फिडेंस। वेरी गुड। आदित्य, बनवारी, प्रिया, शुभम, कल्पना, डी आंसर। साहिल, डी आंसर को लॉक कर दो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये होता है कॉन्फिडेंस। और इस तरीके से आंसर देना चाहिए, बिल्कुल जैसे हमने कुछ नहीं किया, केवल पढ़ा, पढ़ते ही आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल। निशा, डी आंसर। साहिल, डी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सभी ने डी कहा कि कोलेजमा एक प्रेगनेंसी मास्क के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर पिगमेंटेशन हो जाता है, कहां पर? चिक, फोरहेड एंड नोज। ठीक है, तो नोट ब्रेस्ट के ऊपर या फिर नेक के ऊपर या लेग के ऊपर या थाइज के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, ये प्रेगनेंसी मार्क्स होता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब बढ़ता है बॉडी के अंदर, तो बढ़ने की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मिस्टर शुभम, आपसे मिला है कॉन्फिडेंस सर। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम तक लेके जाएगा, आपका सिलेक्शन कराएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इस बात पे मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं कि जो बच्चे मेहनत करते हैं कि पसीने की जो स्याही से लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो बिल्कुल, आपके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं निकलेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मेहनत इस तरीके से करना है, रेगुलर रहना है, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ो आप, कॉन्फिडेंस के साथ में थोड़ा सा ठहराव लाओ। क्यों? लेकिन ठहराव का मतलब ये नहीं हम रुक गए, स्पीड से अटेम्प्ट करना है उसको, और उसको माइंड में लेना है, फिर आंसर देना है। Which of the following complications is mostly likely responsible for a delay postpartum hemorrhage? ठीक है, डिले पोस्टपार्टम हेमरेज। 4 ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल, थैंक यू। यूट्राइन सबइनोलेशन, पेरिनियल लेसरेशन, क्लॉटिंग डेफिशिएंसी, सर्वाइकल लेसरेशन। ठीक है, 4 ऑप्शन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझदारी के साथ में आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज मोस्टली लाइकली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिले पीपीएच? डिले पीपीएच को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, डिले पीपीएच, बिल्कुल साहिल, थैंक यू। यूट्राइन सबइनोलेशन, पेरिनियल लेसरेशन, क्लॉटिंग डेफिशिएंसी, सर्वाइकल लेसरेशन। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचेगा कि जो अपने क्वेश्चनों से बाहर निकल जाए। पेशेंस के साथ में एग्जाम तक रेगुलर क्लास रहेगी, रेगुलर अटेम्प्ट करना है आपको, कॉन्फिडेंस के साथ में, जोश के साथ के अंदर क्वेश्चनों का आंसर स्पीड से देना है। यूट्राइन सबइनोलेशन, पेरिनियल लेसरेशन, क्लॉटिंग डेफिशिएंसी, सर्वाइकल लेसरेशन। पेरिनियल लेसरेशन का मतलब होता है पेरिनियम का फटना, लेसरेशन आ गया। सर्वाइकल लेसरेशन का मतलब सर्विक्स का फटना। ठीक है, क्लॉटिंग डेफिशिएंसी, ठीक है, ब्लड का क्लोट नहीं बन रहा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बनवारी ये आंसर, शुभम ये आंसर, साहिल इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, कौशल्या ये आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर ये आंसर निकल के आ गया, बिल्कुल जैसे हमने पढ़ करके अच्छे से समझा, समझते आंसर आ गया। बिल्कुल भालेंद्र, प्रिया ये आंसर, सबने ये कहा है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब बात आती है, ये देखो कि यहां पर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। ठीक है,
तो डिले पीपीएच, पीपीएच एक होता है प्राइमरी पीपीएच होता है, और एक होता है सेकेंडरी पीपीएच। तो प्राइमरी पीपीएच होता है, वो होता है कि डिलीवरी से लेकर के 24 आवर्स तक जो ब्लीडिंग होती है वो प्राइमरी पीपीएच कहलाती है, ठीक है। और सेकेंडरी पीपीएच या डिले पीपीएच बोलते हैं आफ्टर 24 आवर्स से लेकर के और 6 वीक तक जो ब्लीडिंग होती है वो क्या कहलाती है, डिले या सेकेंडरी पीपीएच कहलाती है, ठीक है। बिल्कुल सभी बच्चों ने, कल्पना, साहिल ए आंसर, मौसम ए आंसर, प्रिया ए आंसर, बालिंदर, कौशल्या, साहिल, बिल्कुल, शुभम, बनवारी ए आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर अगर पेरिनियल का फटना होता है, पेरिनियम में लेसरेशन होता है, तो प्राइमरी पीपीएच में आएगा, अर्ली पीपीएच में आएगा, ठीक है। तो यानी यहां क्या हो गया, पेरिनियम रप्चर हो गया तो डिले पीपीएच में नहीं आएगा, अर्ली पीपीएच में आएगा, ठीक है। क्लोटिंग डेफिशिएंसी है, क्लोटिंग डेफिशिएंसी मतलब क्लोट बनाए नहीं, और क्लोट नहीं बनाया तो ब्लीडिंग होती रहेगी तो अर्ली पीपीएच, ठीक है, अर्ली पीपीएच या प्राइमरी पीपीएच में आएगा। या सर्वाइकल लेसरेशन है, सर्विक्स रैप्चर हो गई, तो इस कंडीशंस के अंदर भी क्या होगा कि अर्ली पीपीएच होगा, ठीक है। लेट मतलब सब इन्वोल्यूशन, यूट्राइन सब इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि यूट्रस का पहले वाली अवस्था में आने में फेल होना, ठीक है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिटर्न देयर प्री ग्रेविडा स्टेज, फेलियर टू प्री ग्रेविडा स्टेज इज कॉल्ड सब इन्वोल्यूशन, ठीक है। और सब इन्वोल्यूशन का साइन होता है परसिस्टेंट रेड ब्लीडिंग, ठीक है, ये साइन होता है सब इन्वोल्यूशन का, ठीक है। यानी फेलियर टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देयर प्री ग्रेविडा स्टेज इज कॉल्ड सब इन्वोल्यूशन। और सब इन्वोल्यूशन का सबसे अर्ली साइन क्या होता है, सब इन्वोल्यूशन का है परसिस्टेंट रेड डिस्चार्ज बना हुआ है, यानी ऑर्गन पहले वाली अवस्था में आने में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। जैसे ये बात करें कि डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद में यूट्रस मिलता है बिलो अम्लाइकस, ठीक है। अगर अबव अम्लाइकस मिलता है तो ब्लेडर फुल है, और अबव अम्लाइकस है तो पहले वाली अवस्था में आने में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो ब्लेडर को खाली करते हैं, ठीक है। और इन्वोल्यूशन कैसे होता है, 1 फिंगर गिर्थ पर डे, इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस इन 1 फिंगर गिर्थ पर डे, यानी अम्लाइकस से 2 सेंटीमीटर बिलो होता है, एक फिंगर गिर्थ पर डे इन्वोल्यूशन होता है। अब इन्वोल्यूशन की बात करें हम कि इन्वोल्यूशन होता है तो 6 डेज के अंदर होता है। 6 डेज में यूट्रस कहां मिलेगा, बिटवीन अम्लाइकस एंड सिंपाइसिस प्यूबिस के मध्य, और आफ्टर 7 डेज कैन नॉट बी, आफ्टर 7 डेज रिटर्न इन पेल्विस में रिटर्न हो जाएगा, 9 डेज के अंदर कैन नॉट पाल्पेट इन यूट्रस, यूट्रस में पाल्पेट, यूट्रस को पाल्पेट एब्डोमेन में नहीं कर सकते, यानी आफ्टर 7 डेज, यानी आफ्टर 7 डेज का मतलब होता है 2 वीक के अंदर यूट्रस कहां हो जाता है, पेल्विस में आ जाता है, ठीक है। तो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, ठीक है, तो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस के बारे में पूछा हुआ है, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मिथार्जिन देते हैं बिल्कुल पीपीएच से बचने के लिए 0.2 mg एर्गोमेट्रिन, 0.25 mg सॉरी 0.2 mg एर्गोमेट्रिन और 0.25 mg मिथार्जिन देते हैं। और ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन होगा और ब्लड लॉस से बचा जा सकता है, बिल्कुल। ड्रग्स देते हैं दोनों के दोनों, लेकिन ये पीपीएच पूछ रहा है टाइप्स का, यानी अर्ली और लेट। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू।